हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 18 और इसमें हम ईथर्स के एसिडिक क्लीवेज टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन लिया है आज हमने, मैच द फॉलोइंग। उसमें जो रिएक्टेंट है वो कॉलम 1 में दिया हुआ है और उसकी जब HI के साथ रिएक्शन हो रही है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ इसे मैच करना है और वो प्रोडक्ट हमने कॉलम 2 में लिया है। ठीक है, तो मैच द स्टार्टिंग मटेरियल गिवन इन कॉलम 1 with the product formed by these in column 2 with हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी ईथर और हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ ईथर को हमें मैच करना है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं कॉलम 1 में और इसमें 7 ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने से पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो है एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर, यानी कि ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन हो रही है। तो ईथर आप समझते हैं कि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 एल्काइल या 2 एराइल ग्रुप से जुड़ी है या एक एल्काइल एक एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो हम ये दोनों एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अगर सेम है तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, ये एसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या देगा, एक तो प्रोटॉन देता है H+ आयन, ठीक है, H+ आयन, और एक देगा आयोडाइड। आयोडाइड चूँकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन है तो प्रोटोनेशन में ये यूज़ होगा। तो क्या होता है कि जब कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड है, HCl नहीं, HBr या HI का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके साथ जब ईथर रिएक्ट करेंगे तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल, एक बनेगा अल्कोहल और दूसरा बनेगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर एराइल ग्रुप है तो फिनॉल बनेगा और एराइल हैलाइड ऐसे बन सकते हैं। तो मैकेनिज़्म रहेगी इसमें या तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक चीज़ और, जब SN1 रिएक्शन होती है तो ये डिपेंड करती है कि जो रिएक्शन में, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल ही रिएक्शन उस स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो है कार्बोकैटायन। ये मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही वो रिएक्शन प्रेफरेंस में आएगी। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से SN1 जो है वो मैकेनिज़्म ड्राइवन होती है। ठीक है, SN2 जो है वो बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसके कॉन्सेप्ट के फैक्ट्स को समझ लेते हैं कि क्या है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HBr और HI but not HCl tend to cleave ethers into alcohols and alkyl halide by either SN1 mechanism और SN2 mechanism। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड पॉइंट है, इफ द ether is attached to only 1 degree 2 degree of methyl alkyl group, a selective cleavage will typically take place using SN2 mechanism। मतलब यहाँ पर जो मैकेनिज़्म है वो SN2 है और किस केस में होगी, जब ईथर से एक, जो दोनों में से एक एल्काइल ग्रुप या तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या फिर मिथाइल एल्काइल हो, यानी कि CH3 मिथाइल हो गया, उससे हायर वाले CH3 CH2 इथाइल हो गया, मिथाइल, और या प्रोपाइल। ठीक है, तो इस तरीके से
मिथाइल एल्काइल ग्रुप्स हुए, यानी कि मिथाइल जिसमें जरूर हो वो वाले एल्काइल ग्रुप्स। तो क्या होता है जब ये रिएक्ट करते हैं, जब ये एल्काइल ग्रुप होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड मिथाइल एल्काइल ग्रुप, तो मैकेनिज़्म होती है SN2 मैकेनिज़्म। ठीक है, इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये जो प्रोटॉन है वो ईथर एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि O जो है इस पर प्रोटॉन जोड़ेगा तो मॉलिक्यूल जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। अब प्रोटोनेटेड ईथर पर कौन अटैक करेगा, HI का H तो यूज़ हो गया, अब क्या बचा, I बचा, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अब आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पर अटैक करेगा। तो अब आयोडाइड जब अटैक करेगा तो कहाँ से अटैक करे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, तो आयोडाइड इस तरीके से अटैक करता है। आयोडाइड को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि HI एक एसिड की तरह है यहाँ पर, तो आयोडाइड जो हो गया वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटोनेट्स द ईथर ऑक्सीजन, ईथर ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हुआ प्रोटॉन से, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल जो कि है आपका आयोडाइड। तो किस तरीके से दो ही चीज़ें बनेंगी, या तो एल्काइल हैलाइड बन जाए या फिर जो है वो एक अल्कोहल बन जाए। तो लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड के लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप जो है वो हैलाइड बनाएगा, और मोर हिंडर्ड जो ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा, जैसे कि सेकेंडरी के केस में हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर सिमेट्रिक ईथर है, डाईमिथाइल ईथर है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीथेनॉल। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मीथेनॉल बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट बना मिथाइल आयोडाइड। बहुत ही सिंपल है, सिमेट्रिक ईथर के केस में ऐसा एप्लीकेबल है। अब दूसरा जो इसमें है वो है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप जो है वो 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, CH3 CH3 किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, और दूसरी तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो क्या बनाएगा, एज पर द फैक्ट क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है वो क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। थर्ड पॉइंट को समझने के लिए फिर हम वापस अपने नोट्स पर जाएंगे कि ये आपने देख लिया कि मिथाइल अल्काइल या इसके साथ जुड़ा हुआ होने पर लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड जो होगा, अगर ये हमारा ऑक्सीजन के साथ CH ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होता और ये CH3 है, तो लेस हिंडर्ड ये ग्रुप हुआ, लेस हिंडर्ड जो होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, यानी कि ये CH3I बनाएगा, और जो मोर हिंडर्ड है वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, CH3 CH CH3OH। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन फिनाइल अब क्या है कि अगर ईथर के पर एक फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप है, तो जो HI है वो हमेशा इस तरीके से बॉन्ड को क्लीव करेगा, यहाँ से करेगा, ताकि ये जो है वो फिनॉल बन जाए। ठीक है, फिनॉल बन गया, और ये जो है अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। व्हेन फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट on ether is present, it is not capable of participating in SN2 reaction of an acidic cleavage. The products formed from the cleavage of an aryl alkyl ether are always a phenol and alkyl halide. यानी जब ये रिएक्शन करेगा तो फिनॉल का जो ईथर के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और दूसरी ओर एल्काइल जुड़ा है, तो हमेशा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा,
और एल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी फिनॉल बना और एल्काइल हैलाइड बना। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये क्या है, वो SN2 मैकेनिज्म यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, व्हेन while using HBr or HI the acidic cleavage of ether with tertiary group, अगर ईथर के ऑक्सीजन के साथ टर्शरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, टी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है सपोज, ये भी एक टर्शरी ग्रुप है, और दूसरी तरफ क्या है, एल्काइल 1 डिग्री या कोई भी जुड़ा हुआ है, तो जो HI का जो पार्ट है, तब हमें ये देखना होगा कि कौन सा एल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। तो इन केस ऑफ टर्शरी एल्काइल ग्रुप, बेंजाइलिक ईथर्स और एलाइलिक सब्स्टिट्यूएंट जब ईथर में प्रेजेंट होंगे, तब जो होगा मैकेनिज्म होगी SN1 मैकेनिज्म, यानी कि अगर ईथर के साथ एक ग्रुप आपका बेंजाइलिक है या एलाइलिक है या फिर कोई टर्शरी अल्काइल है, तो जब क्लीवेज होगा तो इस तरीके से होगा, एक तो ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में वहाँ पर क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि इसमें जो टर्शरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये वो टर्शरी ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा वो जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगी, SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। तो द एबिलिटी ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट टू प्रोड्यूस रिलेटिवली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रोमोट्स द SN1 मैकेनिज्म, यानी कि अगर कोई टर्शरी है या कोई बेंजाइलिक ग्रुप है या फिर कोई एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है ईथर में एक ऑक्सीजन के वन साइड पर, तो एक तो ये SN1 मैकेनिज्म करेगा। और क्यों SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है, ये या तो वो टर्शरी कार्बोकैटायन है या फिर बेंजाइलिक या एलाइलिक कार्बोकैटायन है। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, SN1 मैकेनिज्म कॉजेज द टर्शरी बेंजाइलिक और एलाइलिक ग्रुप टू प्रिफरेबली बिकम द हैलोजन प्रोडक्ट ऑफ द एसिडिक क्लीवेज, यानी टर्शरी के केस में अगर वन साइड टर्शरी है और दूसरी साइड 1 डिग्री है और इसने HI के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ मैंने क्या बताया है आपको कि टर्शरी बेंजाइलिक और एलाइलिक, यहाँ पर देखेंगे, प्रेफरेबली बिकम द हैलोजन प्रोडक्ट, यानी कि 3 डिग्री जो एल्काइल ग्रुप होगा वो हैलाइड के साथ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा वो अल्कोहल बनाएगा। तो ईथर्स अदर एलाइल सब्स्टिट्यूएंट बिकम द अल्कोहल। तो टर्शरी, जूम करके देखें, टर्शरी ग्रुप से जुड़ा हुआ ईथर हुआ, यानी कि वो ईथर जिसमें टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है, वो ईथर जिसमें बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो ईथर जिसमें एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसकी जो एसिडिक क्लीवेज का होगा वो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा। और जो टर्शरी या बेंजाइलिक या एलाइलिक ग्रुप है वो एक स्टेबल कैटायन कार्बोकैटायन देने के कारण ये तीनों ही केसेस में जो है वो ये आयोडाइड या हैलाइड बनाएंगे। जो ऑक्सीजन के अदर साइड पे जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है वो फिर क्या बना लेगा, अदर अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, यानी अल्काइल है वो हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड पार्ट उस अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा जिसका कार्बोकैटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, टर्शरी बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बोकैटायन इज आर मोर स्टेबल रिलेटिवली। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें, व्हेन यूजिंग, अच्छा इस पॉइंट को हम बस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक एसिड ऐसा है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, तब उस स्थिति में क्या होगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे CF, ये वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है
बट फिर भी समझ लो कि जब ऐसा एसिड है जो कि वीक पुअर न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, तो उस केस में जैसे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड CF3, सी ट्राईफ्लोरो, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, CF3 COOH। तो ये क्या देगा कि इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन मैकेनिज्म जाएगी इवन मैकेनिज्म से। जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसका एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलकर क्या बना लेगा, वो एल्कीन बनाएगा। यानी कि जब वीक पुअर न्यूक्लियोफाइल देने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के कारण उसमें एल्कीन बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से भी कि देखिए पहला एग्जाम्पल है डाई मिथाइल ईथर का सिमेट्रिक एल्कीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रही है तो एल्काइल हैलाइड बना और मिथेनॉल बना। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को हम एक्सेस में लेते हैं तो ये जो मिथेनॉल बना है, जो अल्कोहल बना है, वो अल्कोहल भी हाइड्रोजन आयोडाइड से दोबारा रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अल्काइल हैलाइड बना लेगा। तो यहाँ पे लिखा है मिथेनॉल ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू मिथाइल आयोडाइड। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हुआ। अब एक ऐसा ईथर लिया है जिसमें वन साइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और दूसरी साइड क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तब क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। पहले स्टेप में भी SN2 थी और दूसरे स्टेप में भी SN2 मैकेनिज्म होगी, और उस मैकेनिज्म के कारण ज़्यादा स्टेबल यानी कि सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ेगा, और स्मॉल अल्काइल ग्रुप जो है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड बना लेगा। तीसरे में हमने एग्जांपल लिया है 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल मिथाइल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो पहली चीज़ तो ये, जब टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो SN1 मैकेनिज्म के से रिएक्शन प्रोसीड करेगी और टर्शरी अल्काइल ग्रुप आयोडाइड बनाएगा, ये देखिए, और जबकि प्राइमरी जो है वो अल्कोहल बना लेगा। तो जैसी रिएक्शन टर्शरी अल्काइल ग्रुप वाले ईथर के साथ होती है, वैसी रिएक्शन बेंजाइलिक मिथाइल ईथर के साथ या एलाइलिक अल्काइल ईथर के साथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, अगर कोई फिनॉल के एक ईथर वाले ग्रुप में अगर वन साइड कोई अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ फिनॉल है, तो हमेशा ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा। फिनॉल है और ईथर ग्रुप के साथ यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कि वीक होगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इस तरीके से फिनॉल और अल्काइल हैलाइड बनाएगी। ये भी बात यानी कि अगर ऐसा ईथर है मिथाइल फिनाइल ईथर में ऑलवेज फिनॉल बनेगा और अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था कि अगर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और ये क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगा। ठीक है, देखिए टर्शरी है, यहाँ पर टर्शरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप ये जुड़ा है, और किससे रिएक्शन हो रही है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से हो रही है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड ना होकर क्या बन रहा है, अल्कोहल और एल्कीन बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अब आप आसानी से कर पाएंगे। अल्काइल हैलाइड दिए हैं कॉलम 1 में, कॉलम 2 में उनके जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे मैच करके लिखा है। ये सिमेट्रिक ईथर है, सिमेट्रिक ईथर होने से दोनों ही क्या है, मिथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड बनाएगा। दूसरे में क्या है कि जो है वो वन साइड 2 डिग्री
अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरी तरफ क्या है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो जो 2 डिग्री वाला अल्काइल ग्रुप है वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, और स्मॉलर ग्रुप जो है वो स्मॉल अल्काइल ग्रुप मिथाइल है वो क्या बना लेगा, मिथाइल आयोडाइड बना लेगा। तीसरा जो है उसमें टर्शरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरी तरफ क्या है अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो टर्शरी अल्काइल जो ग्रुप है उसके साथ आयोडाइड जाएगा और दूसरा जो रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका फिनाइल मिथाइल ईथर है। तो फिनाइल ग्रुप जो है वो हमेशा फिनॉल बनाएगा, ये मैंने आपको बताया था। बॉन्ड की क्लीवेज इस तरीके से होगी कि फिनॉल बने और अल्काइल आयोडाइड बने। तो आज आपने देखा कि इस तरीके से एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। इसमें कम से कम 5 पॉइंट आपको समझने होंगे कि ईथर की जो क्लीवेज है वो किस तरफ से हो रही है। इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखें और इस टाइप का कोई क्वेश्चन, मुझे तो ये लगता है कि कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।